हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और आप लोग अपना ध्यान भी रखना, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है डिजीज़ का वो काफ़ी बढ़ रहा है, देख ही रहे हो तुम लोग। तो अपने आप को बचा के रखना है सब लोगों को। तो आज का क्लास में हम लोग बोर्ड लेवल का डिस्कस करेंगे। फंक्शन के आगे, फंक्शन तो ख़त्म हो चुका है, आज हम शायद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो हालांकि हम पीछे का भी कुछ क्वेश्चंस और बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, जब भी वीडियो देखते हो तो उसको देख करके और नोट कंप्लीट करना है, और जहाँ कहीं दिक्कत होता है तो उसको पूछना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो सब लोग व्हाट्सएप पे हो ही, मान लो कहीं दिक्कत हो गया समझने में तो उसको तुम लोग पूछ लेना। हालांकि देखो ऑनलाइन क्लास करने में थोड़ा दिक्कत तो होता ही है ना, मानते हैं इस बात को। जैसे ऑफलाइन में होता है सेम टू सेम, ऑनलाइन में तो नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। एक तो सामने नहीं, आप कैसे पढ़ रहे हो हम देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा बात, थोड़ा इरिटेटिंग भी होता है लगातार मोबाइल देखना। फिर बहुत सारे लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता है। तो क्या करोगे, मजबूरी है अभी, तो हम लोग करना ही पड़ेगा। और आप लोग चिंता एकदम मत करना। हम देखो व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज देते जाते हैं, क्या क्या कैसे पढ़ना है, क्या करना चाहिए। अभी चूँकि लॉकडाउन है तो अभी गवर्नमेंट इस टाइम को कंसीडर नहीं कर रहा है ना कि आपका जो वैसे ये टाइम कंटिन्यू है। से अभी अगर हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो ये प्लस है, एक्स्ट्रा है हम लोग के लिए, ठीक है। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उस टाइम से काउंट होगा सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जो भी सिलेबस कट किया गया है तो हो सकता है और भी कट करे, क्योंकि लॉकडाउन जितना बढ़ रहा है। ये सिलेबस कब आया था, जब ये खुलने वाला था जुलाई में कोचिंग, ठीक है। लेकिन अब जुलाई के अगस्त भी बीत रहा है, तो अगर और लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो हो सकता है और सिलेबस कट करेगा, या उतना ज़्यादा कट करने का अगर स्कोप नहीं देखेगा तो जीरो सेशन कर देगा, मतलब फिर से 12th का अगले साल पढ़ना होगा ऐसा। क्योंकि ये एकदम नया टाइम है हम लोगों के लिए, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कैसा होने वाला है, ठीक है। हम खुद कमिटमेंट आपके साथ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो, ना गवर्नमेंट जानता है कि कब ख़त्म होगा ये, है ना बेटा। तो जब ये सब प्रॉब्लम ख़त्म होगा जब ही तो, पहले तो हेल्थ है उसके बाद ही तो पढ़ाई होता है ना। तो आप लोग एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, ठीक है। जो भी वीडियो आता है उसको आराम से देखो, नोट कंप्लीट करो, उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपना बोर्ड लेवल का जो बुक है RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT एग्जाम्पलर, बहुत सारा प्रॉब्लम को बना लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होगा बोर्ड लेवल का, उसको भी बनाना है, ठीक है। तो उसको बना करके अपना जो है सो अथी करना है। वैसे व्हाट्सएप पे हम फंक्शन का एक ऑब्जेक्टिव का दिए थे बोर्ड लेवल का सीट, उसको भी तुम लोग देखना, जो डाउट होगा उसको पूछ लेना है, ठीक है। तो आराम से समझ करके पढ़ना है, और कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछना है, ठीक है। तो आज हम पिछला क्लास तो काफ़ी लंबा हो गया था, लाइव क्लास में थोड़ा क्वालिटी मतलब नहीं अच्छा आ पाता है, क्योंकि उसमें और भी कुछ डिवाइस का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम लगा रहे हैं, उसके बाद लाइव क्लास प्रॉपर होगा। अभी हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो ही दे रहे हैं। ऐसे ऐप जब अपना आ जाएगा तो ऐप पर लाइव क्लास हम लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ऐप अभी आया नहीं है, 2-3 दिन में आ जाएगा, तो फिर सबको ऐप में ऐड कर देंगे, बाकी चीज़ फिर ऐप पर एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो वो मैसेज आप लोगों को ऑलरेडी देंगे, ऐप आएगा तब भी हम 4-5 दिन एक्स्ट्रा टाइम देंगे सबको ऐड करने के लिए उसमें, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, सिलेबस सबके बारे में नहीं सोचना है। जो भी टाइम है उसमें कुछ ना कुछ पढ़ना है, और जो हम वीडियो देते हैं उसी को अच्छा से रिवाइज करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, 12th जो न्यू स्टूडेंट्स हो, जो कि 12th में ही हमारे पास आए हो, तो वो लोग 11th के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, और वो अगर अच्छा हो जाएगा तो कैलकुलस में आगे दिक्कत नहीं होगा। और 11th का बेसिक मैथमेटिक्स के बाद हम ट्रिगो पढ़ाएंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री का भी ऑलरेडी यूज होता है कैलकुलस के अंदर। तो 11th का जो क्लास चल रहा है ना, उसको भी आप लोग कुछ दिन तक, जैसे कि जो नया स्टूडेंट हो, बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा क्लास और ट्रिगो का वहाँ तक आप लोग देख लेना। और उसके बाद इधर हम लोग का बोर्ड लेवल का चल ही रहा है। बोर्ड लेवल में फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, और अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होगा। हालांकि लाइव क्लास जो उस दिन लिए थे तो कुछ और डाउट हम करवा देते हैं फंक्शन में, ठीक है। फंक्शन में जैसे हम पढ़ाए थे आप लोगों को कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन, जो कि CBSE वाला सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन, नोट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री तो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन का हम लोग कुछ डाउट कर रहे थे, 4-5 और डाउट करते हैं, और उसके बाद हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम कुछ डाउट आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.3 NCERT का, ठीक है, लिख देते हैं NCERT एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। इसका 5-6 क्वेश्चन तुम करा दिए थे शुरू से। इसके बाद हम 1-2 और क्वेश्चन करवाते हैं, एक 8 नंबर करवाते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन भी करवा दिए थे, 7 नंबर, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं क्या है। एफ फ्रॉम
r+2 दिया हुआ है क्या चीज़ 4 to इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और fx इक्वल टू x² + 4, ठीक है बेटा। तो जब भी इन्वर्स निकालो, कह रहा है कि सो दैट fx इज इन्वर्टेबल विथ इन्वर्स, है ना, इन्वर्टेबल विथ इन्वर्स f इन्वर्स, है ना, वो इतना, ठीक है, इन्वर्टेबल है और उस इन्वर्स के साथ इन्वर्टेबल, ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इन्वर्टेबल चेक नहीं करना, बस इन्वर्स निकालना है सीधे। इसको y मान लो, यहाँ से देखो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा y-4, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया ±√y-4। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है x, ये क्या होता है, x होता है ना, और ये y होता है, नहीं, इनपुट मतलब डोमेन मतलब x, और ये r+ है, तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा ना, प्लस होगा सिर्फ। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है x 0 से ज़्यादा, नहीं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यही होता है क्या चीज़ f इन्वर्स y, यही हो गया f इन्वर्स y। और f इन्वर्स y ही निकालना था, f इन्वर्स x पूछता था, फिर हम ये कर लेते प्रूफ, ठीक है, बहुत इजी है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम 9 नंबर करवा देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम उस दिन करवाए भी थे, लेकिन फिर से करवाते, उस दिन थोड़ा सा जो है ना सही से समझ में नहीं आया होगा, हम एक बार और चाह रहे हैं कि इसको करवा दें, उसमें कुछ कैलकुलेशन जो है ना डिले हो गया था करने में। r+2 क्या है, -5 to इन्फिनिटी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, -5 to इन्फिनिटी। fx इक्वल टू क्या है 9x² + 6x - 5, ठीक है बेटा, -5 से इन्फिनिटी। अगर इस फंक्शन का हम इंडिपेंडेंटली रेंज बताना चाहें तो क्या होगा इसका, देखो ऐसे ये जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन का नीड नहीं है, सीधे इन्वर्स निकालना है, ठीक है। उस दिन यही निकाल लेते हैं। रेंज होता है -d/4a, फार्मूला है, ठीक है, -d/4a से इन्फिनिटी, d4 डिस्क्रिमिनेंट, a4 कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर निकालोगे तो -d कितना हो रहा है 36 माइनस ऑफ मतलब 36 और प्लस कितना 180, 20 × 9 180, ठीक है, बाय 4a × 36 से इन्फिनिटी। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना देगा, माइनस ऑफ तुम्हारा एक ऐसे अगर कैंसिल करोगे तो 1 प्लस कितना 5, ठीक है, से इन्फिनिटी, यानी ये तुम्हारा क्या होगा -6 से इन्फिनिटी, ठीक है, और ये -5 से इन्फिनिटी दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये माइनस तुम्हारा क्या आ रहा है -6 से इन्फिनिटी, लेकिन एक्चुअली क्या है x का वैल्यू r+ दिया होता है, r+ बताना है। ये तो ओवरऑल ऑल रियल के लिए रेंज मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा तुम्हारा, इसका रूट वगैरह सब निकालना पड़ेगा, मतलब -b/2a क्या होगा -6/9 -3/2, इस पर इसका मिनिमम मिलेगा -6, ठीक है, और एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, कुछ ऐसा होगा इसका ग्राफ, ठीक है। लेकिन कह रहा है 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए जब निकालोगे तो 0 पर क्या मिला -5, ये -5 तुम्हारा, तो रेंज -5 से इन्फिनिटी होगा। खैर ये पोर्शन को तुमको नहीं देखना एकदम से, ठीक है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा हम बता रहे थे। क्वेश्चन का नीड क्या है, क्वेश्चन का नीड है इन्वर्स निकालना, ठीक है, रेंज चेक करना नहीं है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगा तो क्वेश्चन ही गलत होगा फिर, ठीक है। इसलिए तुमको चेक नहीं करना, तुमको इन्वर्स निकालना है यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इन्वर्स अगर हम निकालेंगे तो क्या करते हैं, क्वेश्चन तो मिटा दिए, एक मिनट। क्वेश्चन है हमारा क्या चीज़, fx = 9x² + 6x - 5, है ना बेटा। इसको क्या करते हो y मान लेते हो, ठीक है।
y मान लो। तो यहाँ से देखो 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इसका तो क्या हो गया 0। मतलब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। 9x² प्लस 6, जैसे ये क्वेश्चन बनाए थे करता इन्वर्टेबल विथ इन्वर्स इतना डायरेक्ट y मान के बना रहे थे ना। इसमें भी कहाँ रेंज निकाले, इसका रेंज निकालोगे तो 4 से इन्फिनिटी होगा, जो मिनिमम वैल्यू 4 है इसका, ठीक है। 6x और माइनस क्या हो गया 5 प्लस y, ये तो समझ आ गया ना। ये क्वाड्रेटिक इन x है, तो x का वैल्यू कैसे निकालते हो, माइनस b यानी -6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4 इसी करो यानी 36 माइनस 4 इंटू 9 36 इंटू क्या चाहिए 5 प्लस y, समझ पा रहा है ना। बाई कितना 2a यानी 18। लेकिन बेटा यहाँ पर ध्यान रखना कि x का वैल्यू क्या है r प्लस, अगर हम इसका माइनस वाला पार्ट ले लेते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा ना। देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव का सम क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव तो x रहना नहीं चाहिए, x पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए इसका सिर्फ प्लस वाला पार्ट होगा। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है 0 से बड़ा, इसलिए हम सिर्फ प्लस पार्ट लिए हैं। और इसी को अरेंज कर लो, -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब 36 को अंदर से निकाल लो यहाँ, तो 6 हो जाएगा बाहर, तो कितना हो गया, यहाँ माइनस में प्लस दे देगा नहीं बेटा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4 a मतलब 9 c मतलब माइनस इतना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना। तो 36 निकल गया तो 6 जाएगा रूट के बाहर, यहाँ बच जाएगा क्या चाहिए 1 प्लस 5 प्लस y, ठीक है ना बेटा। बाय कितना 18, कैलकुलेट प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस। अब यहाँ 6 से काट दो, -1 प्लस अंडर रूट कितना 6 प्लस y, बाय कितना बेटा 3। और यही तो f इनवर्स y होता है नहीं, और यही शायद प्रूफ करना था इसका, इस क्वेश्चन में यही चीज़ जो है प्रूफ करना है, हो गया। अगर f इनवर्स x पूछता तो फिर से यहाँ y की जगह पे क्या x पुट कर देते। मतलब क्वेश्चन सिर्फ इतना बनाना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, रेंज क्या है, वो सब तो चेक करने के लिए ना। जब क्वेश्चन बना है तो ऑलरेडी सही ही होगा ना, गलत है क्वेश्चन या सही है वो चेक करने के लिए हम रेंज, उस दिन हम रेंज पे डाउट कर रहे थे। इसका रेंज इंडिपेंडेंटली -6 से इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन कोडोमेन -5 से इन्फिनिटी दिया है। लेकिन इस डोमेन में x का वैल्यू ऑल रियल नहीं है, r प्लस है, तो r प्लस में इसका रेंज होगा -5 से इन्फिनिटी। तो रेंज पे बहस नहीं करना, क्योंकि बहुत इसका जो है ना स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होगा। अगर रेंज पढ़ना है तो IIT वाला जो क्लास चल रहा है उसमें 19 लेक्चर अभी दिए हैं, 20वां लेक्चर में हम रेंज बताएंगे, ठीक है। रेंज का डिटेल में कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। चलो फिलहाल नोट करो जल्दी से, ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। एक देखते हैं 13 नंबर, दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। fx इजकल टू 3 माइनस x³ होल पावर 1/3, ठीक है ना बेटा। कोई बात नहीं, बस डायरेक्ट अच्छा इसमें इन्वर्स नहीं निकालना, पूछ रहा है f ऑफ fx निकालना, ठीक है। देन f ऑफ fx इज, ठीक है। ऑप्शन ए है x टू द पावर 1/3, ऑप्शन बी है x टू द पावर 3, ऑप्शन सी है x, और ऑप्शन डी है 3 माइनस x³। ये तो बहुत इजी होगा, कंपोजिट फंक्शन बताए थे तुम लोग। f ऑफ fx का मतलब क्या होगा, fx में फिर से fx रख देना x की जगह पर, नहीं जो x है ना उसकी जगह पर फिर से fx रख देना, 3 माइनस फिर से fx रख दो, यहाँ पर लिखते हम fx की पावर 3 होल पावर कितना 1/3। चलो 3 माइनस fx तो पता ही है, ये 3 माइनस s³ की पावर कितना 1/3 fx का वैल्यू है, होल पावर कितना 3 और उसका होल पावर कितना 1/3। तो ये 3 से 3 कट गया नहीं, तो कैलकुलेट करोगे तो क्या देगा 3 माइनस 3 प्लस x³ की पावर कितना 1/3, 3 भी कट गया। अब x³ की पावर 1/3 हो गया, फिर से ये 3 कट जाएगा, तो क्या होगा x, कौन सा ऑप्शन में है x, तो सी नंबर। बहुत इजी है, ऐसे ही पूछा हुआ है NDA सब में एग्जाम में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक 14 नंबर है, उसका भी हम लोगों का इन्वर्स निकालना है।
लास्ट क्वेश्चन है 14 का दिया हुआ है f फ्रॉम ऑल रियल एक्सेप्ट क्या चीज़ -4/3 टू ऑल रियल है ना, और फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 4x/3x + 4। इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है, y की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलो इसको y मान लेते हैं। क्या करोगे इसके बाद? 4x इक्वल टू क्या होगा बताओ? 3xy + 4y। अब तुम यहाँ से x को y के टर्म में निकालोगे ना, 4 माइनस क्या चाहिए 3y इंटू एक्स इक्वल टू 4y। तो x इक्वल टू क्या हो गया 4y/4 - 3y, और यही तो f इनवर्स y हो गया। इसी को gy के फॉर्म में दिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख दिया था कि f का जो इन्वर्स है ना वो g है, ठीक है। gy इक्वल टू 4y/4 - 3y, कौन सा? ऑप्शन बी में। बहुत इजी है बेटा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 14 था, ये 13 है, ठीक है। तो हम लोग सब देख लिए हैं। इसके बाद देखते हैं मिसलेनियस में भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग को मेनली पढ़ना था वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी। तो अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि अब तो सिलेबस बहुत कट कर दिया है इसमें, लेकिन पहले काफ़ी स्टैंडर्ड था, लेकिन हम इसमें डिटेल में ही बता देंगे सब कुछ, ठीक है। देखो बेटा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं ना, मान लो f(x) इक्वल टू sin x है, तो f इन्वर्स x क्या होगा? किसी को sin इन्वर्स x कहते हैं। नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल भी बताए थे तुम लोगों को, मान लो sin π/3 इक्वल टू क्या चीज़ होता है √3/2। तो इसका मतलब है कि sin इन्वर्स √3/2 क्या होगा π/3। लेकिन दिक्कत ये होता है यहाँ पर कि, है ना, दिक्कत यहाँ पर ये होता है sin 2π/3 π - π/3 है ना, ये फार्मूला अगर लगाओगे ना तो sin π - π/3 देगा। नहीं, ऑल्सो sin π/3 ऑल्सो √3/2। बट अब अगर हम sin इन्वर्स √3/2 निकालते हैं तो इस मेथड से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2π/3, और ये गलत होगा। यही सब चीज़ समझना है कि इन्वर्स में जो आउटपुट निकलता है वो एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसलिए गलत है। यहाँ पर 2π/3 इज नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू एंगल, ठीक है। तो अब हम समझेंगे प्रिंसिपल एंगल क्या होता है, और डिटेल में इस बात को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं फर्स्ट में y इक्वल टू sin इन्वर्स x के बारे में, ठीक है। या प्रिंसिपल वैल्यू ही समझा देते हैं पहले। चलो देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसको समझना। वैल्यू एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब यही थोड़ा सिलेबस में रखा है, थोड़ा बहुत और फार्मूला है, बाकी ग्राफ और सब हटा दिया, लेकिन हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू एंगल, इसको समझना, ठीक है। पहला बात तो ये -π से +π के बीच का एंगल होता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल वैल्यू एंगल होगा ना वो -π से +π के बीच का एंगल होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इट इज न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल। जैसे यहाँ π/3 और 2π/3 में न्यूमेरिकली लीस्ट कौन है π/3, इसलिए इसका ये वैल्यू सिर्फ होगा इन्वर्स का, ठीक है। और ये गलत हो गया था, वो सब आगे बताएंगे हम, ठीक है। और अगर दो एंगल न्यूमेरिकली मतलब क्या होता है, जैसे मान लो -2 और +2, तो न्यूमेरिकली सेम है। मान लो -2 और 1,
इसमें छोटा कौन है -2, बड़ा कौन है 1, लेकिन न्यूमेरिकली लिस्ट पूछेगा तो कौन होगा 1। न्यूमेरिकल मतलब माइनस को हटा के सोचना है, मतलब मॉडुलस बताना है, ठीक है, माइनस साइन को हटा देना तब उसका कंपेयर करना है। तो इसमें ऐसे लिस्ट तो -2 है, लेकिन न्यूमेरिकली लिस्ट कौन है 1, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार एंगल में भी मान लो π/3 है, ठीक है, और मान लो -π/3 और π/6, ऐसे लिस्ट कौन है, ये -60 और ये 30 है, छोटा दिए होगा ना, लेकिन न्यूमेरिकली लिस्ट का बात करेंगे तो ये होगा, समझ रहे हो ना। तो आगे डिस्कस करेंगे। इफ 2 एंगल्स आर numerically same, then we take पॉजिटिव एंगल, है ना, फॉर प्रिंसिपल पॉजिटिव एंगल एज प्रिंसिपल वैल्यू एंगल, ठीक है। समझ गया। और एक डायग्राम को ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो लोग पढ़ा होगा तो वहाँ प्रिंसिपल आर्गूमेंट बता रहे थे, ठीक है, तो वहाँ बताए थे प्रिंसिपल वैल्यू एंगल, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में भी एक बार हम बताए थे, जब जनरल सॉल्यूशन बता रहे थे, 2 तरह का सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा है, सेकंड में रहेगा तो π - थीटा लिखना, ठीक है, थर्ड में रहेगा तो -π + थीटा, फोर्थ में रहेगा तो -थीटा। मतलब फर्स्ट और सेकंड के लिए एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और थर्ड और फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज चलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये 0 है, ये π/2 होता है, ये क्या होता है π, ये होता है 3π/2, फिर से ये 2π, नहीं क्लॉकवाइज में जाओगे तो ये -π/2, ये -π और ये कितना -3π/2 और फिर ये -2π हो जाएगा, नहीं। तो अगर यहाँ से यहाँ, चूँकि हम लोग को -π से π के बीच रखना है एंगल को, नहीं -π से छोटा नहीं होना चाहिए और π से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को हम चाहते तो π + थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन π + थीटा लिखने के कारण क्या हो जाएगा, π से ज़्यादा हो जाएगा, तो π से ज़्यादा हो जाएगा तो वो कंडीशन फेल हो जाएगा ना। इसलिए जब थर्ड में जाना होगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे, -π + थीटा, समझ रहे हो। और एंटी क्लॉकवाइज एंगल तो पॉजिटिव होता है, तो ऐसे जाएंगे तो क्या, यहाँ से यहाँ π हो गया, वापस आ गए थीटा, तो π - थीटा हो गया, और इसमें तो थीटा है ही। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक π, वापस थीटा, π - थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक π + थीटा, तो π + थीटा भी ले सकते थे, लेकिन π + थीटा लेने से प्रिंसिपल वैल्यू मेंटेन नहीं करेगा, इसलिए क्लॉकवाइज जाएंगे, -π + थीटा, और ये तो सीधे -थीटा है। तो क्लॉकवाइज जब एंगल बनाते हैं तो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जब बनाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये 4 चीज़ को ध्यान रखना, अभी इस पर हम एग्जाम्पल करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थीटा तो है ही। तो देखो हम एग्जाम्पल करवाते हैं, जैसे कि अगर sin थीटा = 1/2 है, मान लो इसका निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो sin थीटा पॉजिटिव, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। जैसे कि साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड, और नेगेटिव किस किस में होता है, थर्ड और फोर्थ, समझ रहे हो। उसी प्रकार कॉस का बात करें तो पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ, नेगेटिव किस में, सेकंड एंड थर्ड। टेन का बात करें तो पॉजिटिव किस में, फर्स्ट एंड थर्ड, और नेगेटिव किस में, सेकंड एंड फोर्थ। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी जो पूछेगा तो उसका उल्टा कर देंगे, जैसे सेक पूछेगा तो 1/cos हो जाएगा, कॉसेक पूछेगा तो 1/sin हो जाएगा, कॉट पूछेगा तो 1/tan हो जाएगा, है ना। तो 3 चीज़ को ही हम लोग पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। और sin थीटा 1/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड, एक फार्मूला हम बता देते हैं साइड में, sin π - थीटा होता है sin थीटा, ठीक है, इसका यूज होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सीधे सीधे थीटा मिल गया, क्या चीज़, π/6, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, π - π/6, समझ गया ना। π- हम यहाँ पे रफ में लिख दे रहे हैं, sin π - π/6 = sin π/6, नहीं ऑल्सो 1/2। तो क्या सब मिला, π/6 मिला एक, और एक क्या मिला, 5π/6। अब यहाँ हमेशा 2 एंगल मिलेगा, ठीक है, और ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, यानी -π से π के बीच है।
क्योंकि हम जो फार्मूला लगा रहे हैं, जो डायग्राम बताए थे, इस हिसाब से अगर लगाएंगे तो आएगा तो माइनस पाई से पाई के बीच है, लेकिन हमेशा 2 आएगा। अब उन दोनों में से एक सेलेक्ट करने के लिए रूल बताए थे। क्या बताए थे? न्यूमेरिकली लिस्ट पहला, और अगर न्यूमेरिकली सेम हो जाएगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर न्यूमेरिकली लिस्ट कौन है? पाई/6। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि अब अगर हमको पूछेगा साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू हम सिर्फ पाई/6 बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू 5 पाई/6 बोल देगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है। और ऐसे भी हम बताए थे तुम लोगों को फंक्शन में रेंज बताए थे कि साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है ना, वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो जो 5 पाई/6 है वो π/2 से ज़्यादा है, जो कि साइन इनवर्स का वैल्यू नहीं हो सकता है कभी। ठीक है, कोई भी फंक्शन का वैल्यू रेंज से बाहर थोड़ी होगा, रेंज के अंदर ही ना होगा। तो साइन इनवर्स में समझ में आगे क्या करना है? जैसे पूछता है ऐसे है बेसिकली, जैसे मान लो ऐसे पूछेगा, मान लो साइन इनवर्स √3/2 इसका वैल्यू पूछेगा। ठीक है, व्हाट, कभी कभी ऐसा भी पूछता है, तो हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ? √3/2। अब यहाँ से भी थीटा का 2 वैल्यू होगा, एक तो π/3 होगा 60 डिग्री, और एक सेकेंड क्वाड्रेंट वाला पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा? 2π/3। अब ये बताओ इन दोनों में छोटा कौन है न्यूमेरिकली? ये, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू π/3 होगा। ये क्या लिख दिए? पाई माइनस π/3 2π/3 ना। तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? π/3 बोलोगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब एक नेगेटिव में चलते हैं, जैसे कि मान लो साइन थीटा इक्वल टू मान लो -1/√2 लेते हैं। ऐसा लिखा रहे या साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 लिखा रहे, कि बात हुआ ना? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सॉरी ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस किस में होता है? साइन थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो तुमको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम ये बता देते हैं, क्या लोगे? पाई माइनस, पहले तो तुम थीटा अपना ले लेना। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे? पाई माइनस पाई प्लस थीटा ना, माइनस पाई प्लस कितना? π/4। थीटा मतलब यहाँ अल्फा है, मैग्नीट्यूड अल्फा है। ठीक है, और फोर्थ के लिए क्या चीज़? -π/4। ठीक है, यानी ये रिजल्ट हो गया -3π/4 और -π/4। हालांकि दोनों नेगेटिव है, कोई बात नहीं। अब इन दोनों में न्यूमेरिकली लिस्ट सोचो क्या होगा। न्यूमेरिकली लिस्ट ये है, तो सिर्फ ये होगा प्रिंसिपल वैल्यू। यानी अगर पूछेगा इस साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 का वैल्यू बताओ, तो तुम बोलोगे क्या चाहिए? -π/4। अगर ये बता दोगे तो ये -π/2 से छोटा है ना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो डायग्राम बताए थे ना, एक बार फिर समझाते हैं डायग्राम को। ठीक है, ऐसे लिखना। ठीक है, इसमें थीटा इक्वल टू अल्फा, इसमें थीटा इक्वल टू क्या? पाई माइनस अल्फा, इसमें थीटा इक्वल टू क्या? -π प्लस अल्फा, इसमें थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा जो है ना वो एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट मतलब मॉडुलस लेकर के निकाल लेना। जैसे यहाँ मॉडुलस ले लेंगे तो क्या होगा? 1/√2, तो π/4 देगा। तो इसी मेथड से सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई माइनस अल्फा, तो पाई, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड में क्या होगा? -π प्लस अल्फा, तो -π प्लस π/4, और फोर्थ में क्या है? माइनस अल्फा, तो -π/4 होगा। ऐसे भी याद रखते, वहाँ हम थीटा लिख देते डायरेक्ट, कोई दिक्कत, वो भी ठीक था। ठीक है, बट ये ज़्यादा ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो कॉस में चलते हैं। ठीक है, साइन में तो देख ही लिया बहुत। कॉस थीटा इज इक्वल टू मान लो 1/2। कॉस पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। पता है ना ये बात? हम जानते भी हैं
कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ये यूज करेंगे यहाँ पे। तो 1/2 के लिए थीटा कितना होगा, π/3 एक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और थर्ड के लिए क्या चाहिए, -π/3। और अल्फा भी सोचोगे तो क्या है, फर्स्ट में देखो अल्फा है, फोर्थ में क्या है, -अल्फा है। अब यहाँ न्यूमेरिकली सेम आ गया नहीं, तो क्या बताए थे थर्ड रूल, अगर दो एंगल न्यूमेरिकली सेम आएगा तो पॉजिटिव साइन को प्रीफरेंस देंगे, यही होगा प्रिंसिपल वैल्यू, ये नहीं होगा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। यानी कि अगर पूछेगा कोई कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू, तब क्या बोलोगे बताओ, π/3 बोलोगे, -π/3 नहीं, ठीक है। ये तो फार्मूला है, समझ गया बेटा। और एक और बात हम बता देते हैं, जो कॉस इनवर्स का वैल्यू होता है ना, वो हम आगे बताएंगे, 0 से π के बीच होता है। अब सोचो कॉस इनवर्स का रेंज 0 से π होता है, और अगर हम -π/3 बोल देंगे तो रेंज से बाहर निकल गया ना, -π/3 क्या होगा, 0 से कम होगा, तो ये होना तो संभव नहीं है। तो इसीलिए कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का जो वैल्यू है वो π/3 होगा, -π/3 नहीं होगा, क्योंकि π/3 का वैल्यू 0 से π के बीच में लाई करता है, समझ गया। तो इस प्रकार हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, जल्दी नोट करो। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे cos थीटा इक्वल टू, अगर दिया हुआ है मान लो नेगेटिव में ले लेते हैं, -√3/2, ठीक है बेटा। तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सेकेंड में और थर्ड में। तो थीटा इक्वल टू सेकेंड के लिए क्या लोगे, π माइनस अल्फा, तो अल्फा कितना होगा यहाँ π/6 की, cos 30 डिग्री होता है √3/2 नहीं, तो π माइनस π/6 होगा, और एक क्या होगा -π प्लस π/6 होगा। फार्मूला वही लगाना है हमेशा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये तो 5π/6 हो गया, बट ये क्या होगा -5। हमेशा कॉस वाला में न्यूमेरिकली सेम वैल्यू देगा, ठीक है। अब किसको लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बेटा, इसको लेंगे, नहीं, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 पूछेगा, इसका वैल्यू 5π/6 देगा। ऐसे जब आगे फार्मूला पूछ लोगे, पढ़ लोगे, तो इसमें एक और मेथड से बना सकते हैं। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 है ना, इसका फार्मूला है π माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ये आगे पढ़ोगे तुम लोग फार्मूला, ठीक है। तो क्या हो गया, π माइनस π/6, कॉस में √3/2 तो π/6 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 5π/6। ये आंसर हो गया, है ना, बहुत ईजी है। आगे चलो, tan में चलते हैं। जैसे tan थीटा इक्वल टू, अगर मान लो 1 है, तो tan पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, और नेगेटिव किस में होता है, सेकेंड में और फोर्थ में। यहाँ पॉजिटिव है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक तो π/4 होगा, फर्स्ट के लिए तो अल्फा होता है ना, और थर्ड के लिए क्या होगा -π प्लस अल्फा। ये ध्यान रखना, जो डायग्राम बताए थे ना उसको ध्यान रखना, वो रफ है, बस याद तुमको रखना है उसको, ठीक है। ये थर्ड के लिए हो गया। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, तो ये क्या हो गया π/4, और ये क्या हो गया -3π/4। अब इसमें देखो लिस्ट तो तुम्हारा ये है, लेकिन न्यूमेरिकली लिस्ट खोजना है। न्यूमेरिकल लिस्ट कौन होगा, ये, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू ही सिर्फ होता है इनवर्स में, यानी कि अगर हम tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू खोजेंगे तो सिर्फ π/4 देगा, इसका वैल्यू ये कभी नहीं देगा, क्योंकि हम जानते भी हैं कि जो tan इनवर्स का वैल्यू होता है ना, -π/2 से या इक्वलिटी नहीं रहता है, +π/2 के बीच होता है, ठीक है। रेंज का फार्मूला बताए थे हम पीछे, उसमें आप लोग देखे होंगे, आगे भी बताएंगे, है ना, तो उसमें देखना। तो -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू है -3π/4, वो -π/2 से कम है ना बेटा, -3π/4 है, तो तुम्हारा -π/2 से वो क्या हो गया, कम हो गया वैल्यू, ठीक है। तो वो इस रेंज में नहीं आएगा, इस रेंज में, तो इस रेंज में नहीं आएगा तो गलत होगा ना फिर, इसलिए ये होगा इसका आंसर। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल 10 में करवाते हैं। जैसे tan इनवर्स मान लो √3 का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे, थीटा, समझ गया ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, √3। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, π/3 और 2π/3, सॉरी π/3 और थर्ड क्वाड्रेंट ना, तो -π प्लस π/3।
ऐसे बाद में डायरेक्ट याद भी रखना है सब चीज़ को, ठीक है। अभी तुम लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। π/3 और ये क्या हो गया -2π/3। अब इन दोनों में न्यूमेरिकल लिस्ट कौन है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है इसका। तो यानी कि अगर पूछेगा tan इनवर्स √3 का वैल्यू तो क्या बोलोगे आप, π/3 बोलना, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब एक नेगेटिव में चलते हैं, tan। जैसे tan थीटा इक्वल टू मान लो -1/√3। नेगेटिव tan किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड में और फोर्थ में होता है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लेंगे तो π - π/6, और फोर्थ के लिए क्या होगा -π/6 होगा ना। तो ये क्या देगा 5π/6 और -π/6। अब यहाँ पर देखो लिस्ट भी यही है और न्यूमेरिकली लिस्ट भी यही है, कोई बात नहीं, बस सोचना है कि दोनों में न्यूमेरिकली लिस्ट कौन है। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब अगर तुमको पूछेगा कोई tan इनवर्स ऑफ -1/√3, तो इसका वैल्यू क्या बोलोगे तुम, -π/6, और इसका आंसर है। और इसको हम दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक और फार्मूला जो कि आगे तुम लोग पढ़ोगे, ये फार्मूला है tan इनवर्स -θ इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा। थीटा की जगह x लिखो, जो कि इनवर्स का जो है ना कोई नंबर होता है, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स क्या होगा x, यानी कि tan इनवर्स -1/√3 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्या चीज़, tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 जानते हैं π/6 होता है। ऐसे सोचना है, tan इनवर्स 1/√3 है तो tan कितना होता है 1/√3, tan π/6 होता है 1/√3, तो इसीलिए tan इनवर्स 1/√3 कितना होगा π/6 होगा। तो यदि माइनस ऑफ क्या हो गया π/6। तो ऐसे करके भी बना सकते हो और ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू में ये सब है, और कुछ एग्जाम्पल हम करवाते हैं, नोट करो जल्दी से। तो अब आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आ गया होगा अच्छा से शायद, ठीक है। तो एक हम कॉट में चलते हैं एग्जाम्पल, जैसे cot θ इक्वल टू √3 है मान लो। तो कॉट पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में देता है, फर्स्ट में और थर्ड में ऑल्सो। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा π/6 और -π + π/6, यानी π/6 और -5π/6। तो ये होगा प्रिंसिपल वैल्यू, नहीं, यानी cot इनवर्स ऑफ √3 का जो वैल्यू होगा वो π/6 होगा, ठीक है। इस बात को समझो थोड़ा, ऐसे करके भी हम समझ सकते थे, ठीक है। एक फार्मूला होता है cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, आगे ये सब बताएंगे फार्मूला, ठीक है। और ये फार्मूला वैलिड है जब x पॉजिटिव होगा उसके लिए, ठीक है। नेगेटिव के लिए वैलिड नहीं है फार्मूला, ठीक है। तो देखो, तो हमारा क्या था cot इनवर्स √3, तो हम क्यों नहीं tan इनवर्स में बना लेंगे। tan इनवर्स कितना 1/√3, और ये तो हम बना ही चुके थे पीछे, π/6 हो गया, ये रिजल्ट हो गया, समझ रहे हो। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये सब अलग अलग तरीका है, समझने का प्रयास करो। जैसे cot इनवर्स √3 को हम चूँकि थीटा मान लिए थे, ठीक है, या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है cot θ इक्वल टू √3, तो सीधे सीधे लिख दो ना, tan थीटा क्या हो जाएगा, बस यहाँ से कर लो। अगर cot हमको नहीं भी याद आएगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू π/6 ना। और ये प्रिंसिपल वैल्यू है तो तुम समझ ही रहे हो, π/6 होगा -5π/6, तो सिलेक्ट किसको करते हैं, π/6 को करते हैं, डायरेक्ट लिखना अब, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, बस 6 है, साइन में 2 आएगा, कॉस में 2 आएगा और tan में 2 आएगा, उतना तो याद रख सकते हैं ना हम लोग। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम cot का रेंज बता देते हैं, जो cot इनवर्स है ना उसका रेंज होता है 0 से π के बीच, ठीक है, इसको याद रखना, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो अब सोचो cot में अगर नेगेटिव लेंगे, नोट में लिख देते हैं इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर cot θ, NCERT में एक क्वेश्चन भी शायद इस पर है, cot θ इक्वल टू मान लो -1 ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो cot नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, मतलब ये नेगेटिव है तो कौन कौन क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो सेकेंड में और फोर्थ में।
तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेकंड के लिए पाई माइनस पाई बाय 4 और फोर्थ के लिए क्या माइनस पाई बाय 4। ये हो गया 3 पाई बाय 4 और ये हो गया माइनस पाई बाय 4। तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू लेना चाहिए हम लोगों को, बट रॉन्ग है ये, ठीक है। यहाँ मामला फंस गया, ठीक है। सिर्फ ये एक्सेप्शनल केस है, कॉट में अगर नेगेटिव रहेगा ना तब वो मामला हम लोग नहीं लगा सकते जो पढ़े थे हम लोग फार्मूला में, ठीक है। बाकी सब में लगेगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ बता देते हैं। कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू पूछ रहा है तुम्हें, ठीक है। यानी पहले हम इसको लिख देते हैं, यानी कि हम कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू लिख देते हैं, क्या होगा -π/4। लेकिन देखो ना तुम, ऐसे भी रेंज में ये नहीं है, 0 से पाई के बीच रेंज होता है ना कॉट इनवर्स का, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, समझ गया ना, गलत है। अब सही कैसे होगा यहाँ बता रहे हैं। तो एक फार्मूला होता है कॉट इनवर्स -x का, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इस फार्मूला को प्रूव भी करेंगे आगे हम, ठीक है। तो अब चूंकि पूछ रहा है क्या चीज़, कॉट इनवर्स -1, क्या लगाओगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव तो पता है, कॉट इनवर्स 1 रखो या tan इनवर्स 1 π/4 देगा, यानी क्या होगा पाई माइनस π/4, तो क्या देगा 3π/4। और ये सिर्फ इसका, और ये रेंज में भी है, देखो 0 से पाई के बीच आता है ना 3π/4। तो कॉट में अगर नेगेटिव रहेगा तब हम लोग डायरेक्ट वो वाला मेथड से नहीं बनाएंगे, तब ये फार्मूला यूज करेंगे जो कॉट इनवर्स में हम पढ़ेंगे। अभी फार्मूला हम कॉट मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं पढ़े हैं, अभी बस प्रिंसिपल वैल्यू समझ रहे हैं जस्ट, ठीक है। इसलिए अभी बहुत टेंशन तुम लोग मत लेना। अब तो तुम लोग किसी का भी तुरंत बता सकते हो ना। जैसे मान लो अगर पूछेंगे, बताओ फटाफट, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बताओ क्या होगा, π/6 नहीं होगा। पूछेंगे साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 क्या बोलोगे, -π/4। पूछेंगे बताओ कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, शायद हम बता भी दिए होंगे। कॉट इनवर्स √3/2, तो √3/2 है कितना π/6 होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होता है। वही अगर पूछेगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 तो क्या बोलोगे, -π/6, यहाँ π/6 लिखना, ठीक है, क्योंकि -π/6 और प्लस नेगेटिव कॉस किस में होता है, कॉस नेगेटिव होता है सेकेंड में और थर्ड में, ये नहीं होगा, गलत कर दिए थे। या तुम पॉजिटिव खाली याद रखो ना, नेगेटिव के लिए तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, क्या चीज़ पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या चीज़ 1/2, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस ये कितना होता है π/6 ना, π/6 नहीं होता, π/3 होता है, तो 2π/3 हो जाएगा। डायरेक्ट भी तुम लोगों को बताए थे बनाने, कैसे बनाना है, समझ रहे हो ना। इस प्रकार तुम लोग फटाफट कर सकते हो। अगर tan इनवर्स मान लो √3 पूछेगा तो क्या बोलोगे π/3। tan इनवर्स -1 पूछेगा तो क्या बोलोगे -π/4। कॉट इनवर्स में बस नेगेटिव रहेगा तो ध्यान रखना खाली, ठीक है। अगर कॉट इनवर्स -√3 पूछ दिया है तो ऐसे लिख देना पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3, समझ गया ना। तो पाई माइनस क्या हो गया कॉट इनवर्स √3 मतलब tan इनवर्स 1/√3, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस π/6 कितना हो जाएगा 5π/6, ठीक है ना। तो ये 5π/6 हो जाएगा, इसको नोट करो जल्दी से तुम लोग, पाई माइनस π/6 ये कितना देगा 5π/6, और ये आंसर हो गया इसका। बहुत आसान है, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक बेटा, तो आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग क्लास में पढ़े हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम अगले क्लास में प्रॉपर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स का क्या एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। अभी हम उसके अंदर नहीं गए हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स का कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डोमेन, क्या रेंज, क्या ग्राफ और क्या फार्मूलाज। हालांकि सिलेबस में अभी CBSE वाले में शायद
यही दिया है, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू दिया है और थोड़ा बहुत कुछ रिलेशन दिया है फार्मूला का, ठीक है। तो अगला क्लास देखते हैं। आज क्लास का लेंथ हम थोड़ा छोटा ही रख रहे हैं, बट एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को एनसीईआरटी में शायद जो है ना 2.1 जो एक्सरसाइज होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू पर ही आधारित होगा, ठीक है। तो आप लोग उसको बना लेना और जो डाउट होगा उसको पूछना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इन्वर्स को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि हम साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक